नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे क्लास नंबर 10 की, जिसके अंतर्गत आपको जानने के लिए मिलेगा गयासुद्दीन बलबन के बारे में, अर्थात बलबनी वंश के बारे में। अब देखिए, इस बलबन की बात अगर किया जाए यहाँ पे, तो ये दिल्ली सल्तनत के ताज को पुनः स्थापित करने की कोशिश करता है। अर्थात इसको आपको समझने का प्रयास करना है कि इल्तुतमिश और रजिया के बाद से किस प्रकार से अयोग्य शासकों की वजह से दिल्ली सल्तनत का जो ताज की जो प्रतिष्ठा है काफ़ी गिर चुकी थी। अब ये जब बलबन आएगा तो इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि किस प्रकार से दिल्ली के जो ताज है, उसकी शान व शौकत है, एक जो डिसिप्लिन है, इतना ही मेंटेन करने का प्रयास करेगा। कुल मिला के ताज की गरिमा को स्थापित करने का प्रयास करेगा और अपने दुश्मनों को, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, बलबन की रक्त एवं लौ की नीति, इसी रक्त एवं लौ की नीति के माध्यम से अपने दुश्मनों का सफाया भी करने का प्रयास करेगा। और फाइनली इस गयासुद्दीन बलबन के बाद से देखेंगे तो आगे चल के इसके भी अयोग्य कुछ पुत्र होंगे, एक पुत्र मारा भी जाएगा और फाइनली जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इस बलबनी वंश में अब कंट्रोल कर दिया जाएगा और एक नया वंश शुरू हो जाएगा जिसका नाम होगा खिलजी वंश। तो पूरा डिटेलिंग करेंगे हम लोग इस बलबन के बारे में। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्यूरी हो तो व्हाट्सएप करें, पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गुलाम वंश के अंतर्गत ही इसको भी रखा गया, यही है बलबनी वंश, अर्थात यहाँ पे बलबन है यहाँ पे। अब इस बलबन को देखिए, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे। एक बार देख लीजिए ध्यान से, कौन कौन इसके पुत्र हैं, कौन कौन से क्या है, ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ पे। तो बलबन के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दो पुत्र हैं, शहजादा मोहम्मद। इसकी असमय यहाँ पे ध्यान रखिएगा मृत्यु हो जाती है। काफ़ी सिमिलरिटी आपको देखने के लिए मिलेगी इल्तुतमिश से और बलबन से। योग्य पुत्र होता है शहजादा मोहम्मद, इसकी मृत्यु हो जाती है। एक इसका अयोग्य पुत्र के रूप में जान सकते हैं, एक होता है बुगरा खां। अब बलबन काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, बेचारा मर गया। उसके बाद से इसका पोता आएगा कै खुसरो। ध्यान रखिएगा, कै खुसरो। कै खुसरो कौन होता है? तो ये होता है, ध्यान रखिएगा, इस शहजादा मोहम्मद का, ठीक है, पुत्र होता है। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट कैकुदाबाद। अब कैकुदाबाद कोई और नहीं होता है, ध्यान सब लोग देखते चलिए। कैकुदाबाद होता है इस बुगरा खां का पुत्र होता है। और लास्ट में आएगा यहाँ पे क्यूमर। इस कैकुदाबाद का एक छोटा सा, ठीक है, नन्हा सा बच्चा 2-3 साल का होगा और पुनः इसकी हत्या करवा देगा जलालुद्दीन खिलजी। तो लास्ट जो अंतिम शासक होता है इस बलबनी वंश का, क्यूमर्स होता है। तो प्रथम और अंतिम हमेशा ध्यान में रख के चलेगा, एग्जाम में बार बार इसको पूछा जाता है। तो चलिए बारी बारी से इनको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बलबन का प्रारंभिक जीवन, अर्थात बेसिक चीज़ों को थोड़ा सा देख लीजिए कि बलबन कौन था। मूल नाम उसका बहाउद्दीन था, पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। जाति था, देखिए, ये भी इलबारी तुर्क का था यहाँ पे। और वंशज जो अपने आप को ये बाद में चल के स्टेबलाइज किया, अर्थात ताज की गरिमा को बनाने के लिए एक होता है ना, बढ़ा चढ़ा के अपने वंश को दिखाने का प्रयास करना। एक्चुअली में है नहीं, लेकिन इसने अपने आप का जो संबंध है जोड़ा है, अफरासियाब वंश से जुड़ा हुआ है। ईरान का जो ससानी वंश था उससे अपने आप को कोरिलेट करने का प्रयास किया है, ताकि राज दरबार में हमारी शान व शौकत, मान मर्यादा में कोई कमी नहीं आए। वंश की स्थापना किया, ये बलबनी वंश की स्थापना किया, क्योंकि एक वंश है बलबनी वंश। उसके बाद से देखिए बचपन में ही असमय आप कह सकते हैं कि इसको मंगोलों के द्वारा, ध्यान रखिएगा, बंदी बना लिया गया था। मंगोलों का खमियाजा इसको भी भुगतना पड़ा और इसको बगदाद लाया गया। और वहीं पे एक व्यक्ति का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, जमालुद्दीन बसरी ने इसको खरीद लिया। अब वो देखिए खरीद के वो दिल्ली लेके आएगा इसको, चूँकि दासों का उस समय खरीद बिक्री बहुत टॉप लेवल पे उस समय होता था। तो वहाँ से इल्तुतमिश ने इसको दिल्ली में खरीद लिया। 1233 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, ग्वालियर विजय अभियान। अब दे देगा कि इल्तुतमिश ने बलबन को कब खरीदा हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ग्वालियर विजय अभियान के बाद खरीदा हुआ था। एक ग्वालियर विजय अभियान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था। इसको जीतने के बाद से इसने सिक्का भी चलाया था, जिसमें अपनी पुत्री रजिया का भी नाम उत्कीर्ण किया था और रजिया को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया था इसमें। तो बिल्कुल क्लियर है, आप लोग इतना जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद से आगे चल के देखिए, यहाँ पे इल्तुतमिश ने उसका प्रमोशन किया। आगे चल के योग्य तो था ही वो बलबन, तो चालीसा दल में एक छोटा सा पद उसको दे दिया। लेकिन यही था, छोटा पद मिलने के बाद, ध्यान रखिएगा, चालीसा जो दल था ना, यहाँ पे 40 जो मेंबर होते थे। अब सोचिए 40 मेंबरों की जो पावर है, जो उनका, ठीक है, रैंक है, एक तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो इसको जो पद जो दिया गया था, काफ़ी एक, ठीक है, नीचे लेवल का पद दिया गया था, लेकिन योग्यता इस पर अधिक थी।
और इसी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने इसको पदोन्नति दे दिया, प्रमोशन कर दिया, खासदार का पद दे दिया। ध्यान रखिए, खासदार का पद दिल्ली सल्तनत में काफ़ी अहम पद माना जाता है, क्योंकि ये सुल्तान का व्यक्तिगत सेवक होता था। कौन यहाँ पे मिलने आ रहा है, राज दरबार में क्या क्या यहाँ पे मेंटेनेंस होना चाहिए, किस प्रकार से चलना चाहिए, ये सारा का सारा जो जिम्मेदारी होती थी इस खासदार के कंधों पे ही होती है। यार रजिया के शासनकाल में इसका प्रमोशन और हो गया। देखिए, अमीर सिकाह का इसको पद दिया गया और हांसी का इसको सूबेदार बनाया गया। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से एक दास से कैसे इसका प्रमोशन हो रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो व्यक्तिगत जो भी यहाँ पे लेवल है, टैलेंट आप कह सकते हैं, उसके दम पे ये आगे बढ़ रहा है। इसका अब बात करते हैं हम लोग उत्कर्ष का काल, क्योंकि अभी तक तो ये नॉर्मल जो बाकी जो और लोग थे, चाहे हम लोग तुर्क के चहलगामी सदस्यों की बात करें, चाहे और भी जो अलग अलग पद दिया गया था, वजीर की बात करें, सब चल रहा है। लेकिन यहाँ पे अब एक बहुत बड़ा चेंज देखने के लिए मिलेगा इस बलबन के समय, कि एक नसरुद्दीन जो मोहम्मद होगा वही दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम जो शासक था, वही जो टोपी बेच के ठीक है अपना आजीविका चलाता था, कुरान बेच के आजीविका चलाता था। तो उससे क्या किया कि इस नसरुद्दीन मोहम्मद से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया 1249 में। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया बलबन के लाइफ में, क्योंकि जैसे ही अपनी पुत्री का विवाह इसे कर दिया, वो नसरुद्दीन इससे ठीक है बहुत खुश हुआ कि चलो भाई हमारे ससुर जी बन गए। इसको नायब ममलिकात का पद दे दिया। ध्यान रखिएगा, शासन के संपूर्ण अधिकार अब बलबन के हाथों में आ गया, क्योंकि नायब ममलिकात मैंने बताया हुआ था आपको कि सुल्तान के बाद से दूसरा जो नंबर पद यही होता था नायब ममलिकात, और तीसरे नंबर के पद में होता था वजीर होता था। तो देख पा रहे हैं कितना बड़ा इसको पद मिल गया। और ये तो नसरुद्दीन मोहम्मद बहुत ही अयोग्य शासक है, बेचारा धार्मिक गतिविधियों में पूरी तरीके से संलिप्त है। तो ये बहुत अधिक यहाँ पे रोक टोक यहाँ पे नहीं लगाता है। और उसी समय इसको नसरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा उलू खां की उपाधि भी दी गई 1249 ईस्वी में। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब उसकी मृत्यु हो गई 1266 में। नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद इसने उपाधि धारण किया किसका, गियासुद्दीन का। गियासुद्दीन ध्यान रखिएगा, आप कह सकते हैं उपाधि जैसे सुल्तान एक उपाधि है, तो वैसे ही यहाँ पे गियासुद्दीन माने गाजी, अर्थात जो लड़ाकू किस्म के जो लोग होते हैं वैसे ही लोग ये उपाधि धारण करते हैं। तो बलबन ने भी उस उपाधि को धारण किया। अब आगे चल के देखिए क्या करेगा, तो यही आपको समझने की प्रयास करना है कि अपनी शक्तियों को बढ़ाने के क्रम में इसको लग जाएगा। चूँकि आपको पिछले क्लास मैंने पढ़ाया हुआ था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कि किस प्रकार से रजिया के बाद से ही तुर्क के चहलगामी का चालीसा दल का प्रभाव बढ़ते जा रहा था। उस राजतंत्र में, उस ठीक है सुल्तान के पद में जो अमीरों का भी वर्चस्व बढ़ते जा रहा था, अर्थात शक्ति का वो हर हाल में वो सब विकेंद्रीकरण करना चाहता था। अब यही इसको लगता है कि अगर शक्ति का विकेंद्रीकरण रहेगा तो हमारी शक्ति कभी बढ़ नहीं पाएगी। और देखिए, नायब का पद कितना इंपॉर्टेंट पद था, अब इसने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। चूँकि मैंने बताया था सुल्तान के बाद से यहाँ पे नायब का पद होता है सबसे पावरफुल, उसके बाद वजीर, और वजीर की शक्ति को ये कम करने लगेगा। बहुत की टर्म में आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि आखिर वो क्या परिवर्तन ला रहा है, क्या चेंजेस कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे बलबन के समक्ष यहाँ पे समस्याएं क्या क्या थी। अब बिल्कुल इसको आपको ठीक है इल्तुतमिश से समझने की ज़रूरत है। याद करिए कि इल्तुतमिश के वो किस तरीके से एक असंगठित क्षेत्र मिला हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद से। उसके बाद से उन समस्याओं से पार करते हुए इल्तुतमिश ने किस प्रकार से पूरे दिल्ली सल्तनत का मैनेजमेंट करने का प्रयास किया, अपने विद्रोहियों का दमन करने का प्रयास किया। यही ठीक अब देखिए यहाँ पे बलबन के समक्ष समस्याएं सेम है, क्योंकि रजिया के बाद से तो कोई योग्य शासक दिल्ली सल्तनत में हुआ ही नहीं। और लगभग 20-25 सालों का जो टाइम पीरियड था, आप देखेंगे उस टाइम पीरियड में जो भी अगल बगल के जो इक़्तिदार थे वो अपने आप ठीक है फन फैलाने का प्रयास कर रहे थे। राजपूत शक्तियाँ भी धीरे धीरे पे बढ़ रही थी। मंगोल आक्रमण भी यहाँ पे पूरी तरीके से उसका भय सता रहा था। और सबसे बड़ी समस्या था ये बंगाल वाला जो इलाका था। बंगाल में चूँकि देखिए दिल्ली यहाँ पे है और बंगाल यहाँ पे, जैसे ही कोई अयोग्य शासक इस ठीक है सुल्तान के पद पर बैठता था तो यहाँ का जो दिल्ली का जो भी यहाँ पे इक़्तिदार वगैरह बनाया जाता था वो अपने आप को स्वतंत्र करने के प्रयास में लगा रहता था। और इस बार भी सेम चीज़ हुआ। एक आएगा तुगरिल खां का व्यक्ति और एक दास होते हुए, सोचिए बलबन का दास होते हुए अपने आप को स्वतंत्र कर लेगा, खुतबा पढ़वाएगा, अपने नाम से सिक्के चलवाएगा। तो कुल मिला के ज्यों त्यों समस्या इस बलबन के समय भी है। अब इन्हीं समस्याओं से निपटेगा। अर्थात एक बात आप इस बलबन के बारे में समझिए कि इसका भी समय
साम्राज्य विस्तार का नहीं है, बल्कि जितना क्षेत्र मिला हुआ था उसको ये बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट करने का प्रयास करेगा। और यही अब कैसे करेगा इस ठीक है वीडियो में आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। अब देखिए यहाँ पे यही इलाका है, आप देख पा रहे हैं ये जो रेड इलाका है यही बलबन का इलाका है। आप देख पा रहे हैं 1266 से लेके 1287 के बीच कोई बड़ा एरिया नहीं है। अब अगला जो शासक आएगा, ध्यान रखिएगा, खिलजी वंश के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी, तो उसका एम्पायर यहाँ पे बढ़ते जाएगा। देख पा रहे हैं इन एरिया में भी धीरे 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 यहाँ पे धीरे धीरे ठीक है आगे चल के तुगलक वंश का जो आएगा तो इन एरिया में कंट्रोल होते जाएगा। तो इसको समझना है आपको, मैप हमेशा ही फायदेमंद होता है। देखिए समस्या क्या थी इसके पास, ठीक है, राजपद ताज की गरिमा यहाँ पे बिल्कुल गिर चुकी थी। ये बिल्कुल चालीसा दल के रहमो करम में चल रहा था उस समय जब ये शासक बना, तो चालीसा दल का प्रभाव बहुत ही अधिक था, अर्थात शासन का सर्वे सत्ता यही सब था। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी, तो राजकोष कहाँ आएगा, बिल्कुल खाली हो चुका था। और आपको पता है कि जब राजकोष ही पूरी तरीके से खाली हो जाएगा तो फिर किसी भी प्रकार से किसी भी जगह पे शासन व्यवस्था को, नीति निर्माण को लागू करने में हमेशा समस्या आएगी। क्योंकि इसका कारण था, यहाँ पे देख पा रहे हैं राजपूतों में संगठन आ चुका था। जैसे राजपूत लोग संगठित होते थे, अपने आप को शासक से कटने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनको कर वगैरह देना पड़ता था। तो ये चीज़ तो अब रहा ही नहीं। दिल्ली के आसपास काफ़ी लूटपाट आतंक का माहौल हुआ था, क्योंकि मेवाती जो लोग था आसपास के दिल्ली के क्षेत्रों में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत लूटपाट मचाता था, लोगों को ठीक है समस्या देता था। ऐसे क्या होगा कि ये लूटपाट इंडिकेट कर रहा है कि भाई केंद्रीय कोई शक्ति नहीं है इनको दबाने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या था। और तीसरा है यहाँ पे ध्यान रखिएगा बंगाल विद्रोह। मैंने बताया था तुगरिल खां का व्यक्ति था, एक दास होते हुए अपने स्वतंत्र कर लिया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मंगोल आक्रमण देखेंगे, इसी मंगोल आक्रमण के दौरान ही इसका एक योग्य पुत्र भी इसमें मारा जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र में तो मंगोलों का भी देखिए साम्राज्य विस्तार होता, बिल्कुल उस ब्यास नदी तक आ चुका था। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ब्यास नदी तक अगर सब मंगोल सब इधर आ गया है, तो जस्ट उसके बाद से तो सीमा इसी की है, बलबन की ही है, तो समस्या तो इसको आएगी ही आएगी। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, बलबन द्वारा समाधान। अब यही चैलेंजेज है, इसमें बहुत सारा फैक्ट भी आएगा, कुछ कुछ ठीक है नया नया चीज़ यहाँ पे लाने का प्रयास किया जाएगा, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देख पा रहे हैं यहाँ पे योग्य, साहसी और दूरदर्शी तो था ही, एक उपाधि के रूप में समझ रहे हैं, मैंने एक सरप्राइज के रूप में इसको भी एक असंगठित क्षेत्र ही मिला, संगठित नहीं मिला। अपना साम्राज्य विस्तार की जगह ये भी समझ गया कि भाई हमको साम्राज्य विस्तार से सबसे अधिक जो बल देना है, अपने आंतरिक संगठन पर बल देना है, अर्थात जितना क्षेत्र मिला है उसका सही तरीके से हमको मैनेजमेंट करना है। अब यहाँ पे देखिए कैसे मैनेजमेंट करता है, तो दैवीय राजत्व का सिद्धांत, सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का प्रयास। अब इस चीज़ को आपको समझना है कि जैसे मैंने शुरू में आपको बताया हुआ था कि ये जो दैवीय राजत्व है ना, मतलब जो ये सिंहासन है, देखिए इस सिंहासन का जो डर है, माहौल है, इसका रिस्पेक्ट है, जो डिसिप्लिन है, हर तरीके से लोगों में बना रहना चाहिए। और इसमें लोग ही नहीं है, जो भी चालीसा दल है मान के चलिए, फिर यहाँ पे कोई भी मंत्रीगण है, या फिर मान लीजिए कोई इक़्तिदार है, या फिर कोई आम जनता है, अर्थात इनके मन में ये चीज़ लगना चाहिए कि देखो ये दिल्ली का सुल्तान बैठा हुआ है, अगर उसको हम डिसिप्लिन नहीं देंगे, उसकी बातों को नहीं मानेंगे, या फिर अगर उसको हम लोग अपना प्रभाव अगर उस पर हम लोग जमाने की कोशिश करेंगे, तो किसी हद तक जा सकता है। एक होता है ना, समझ रहे हैं ना इस बात को, कि किस प्रकार से जब व्यक्ति जब आईएएस वगैरह जब बन जाता है, तो देखिए आसपास के जो लोग हैं पूरी तरीके से उसके अंडर कंट्रोल में आ जाएंगे, उसको रिस्पेक्ट करेंगे, एक गजब का भाव होना चाहिए। यही जो सिंहासन था रजिया के बाद से, मैंने आपको समझाया था अभी कि रजिया के बाद से इस सिंहासन की बहुत अधिक वैल्यू रह नहीं चुकी थी, क्योंकि इसके लिए योग्य शासक होना चाहिए था। और अंतिम जो नसरुद्दीन मोहम्मद साहब था, मैंने बताया था भाई टोपी कुरान बेच के वो वैसा शासक साथ कि अपना आजीविका चला रहा था। तो इससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इसका जो राजपद का जो वैल्यू था बहुत अधिक बढ़ नहीं गया था, बल्कि काफ़ी कम हो गया था। अब इसको लगा कि हम शासक बने हैं, तो सबसे पहले इस राजपद के वैल्यू को हमको स्टेबलाइज करना है। अब कैसे स्टेबलाइज करना है आप लोग यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए प्रथम जो सुल्तान था जो राजत्व संबंधी सिद्धांतों को लाया, और कहाँ से सीखा हुआ, ईरान के ससाकी, मतलब जो ससानी जो वंश थे उन शासकों से सीखा हुआ था। ससानी वंश मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, अकमनी वंश के दौरान ही आप कह सकते हैं, ठीक है, एंशिएंट एरा की ये बात है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जिले इलाही इसने चलाया कि पृथ्वी पर ईश्वर की यहाँ पे बिल्कुल ये छाया है।
पृथ्वी पर अपने आप को ईश्वर की छाया बता रहा है कि साक्षात हमको ईश्वर ने यहाँ पे चुन के भेजा हुआ है। अब एक गजब का नैरेटिव है, देखिए इस चीज़ को समझिए कि कैसे चीज़ों को ठीक है बार बार बोलने से ठीक है एक लोगों में एक नैरेटिव सेट हो जाता है। अगर आप पावरफुल है तो कोई आपके खिलाफ कोई प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगाएगा। यही कर रहा है, पृथ्वी पर ईश्वर की छाया है, इसका मतलब समझ सकते हैं कि इसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति इसके ठीक है खिलाफ नहीं जा सकता है। दूसरा बोल रहा है कि नियामत एक खुदाई हैं हम, अर्थात पैगंबर के बाद जो दूसरा जो पद होता है सुल्तान का ही पद होता है, और सुल्तान का पद तो भाई मेरे ही पास है। जन साधारण सरदारों को बोला ठीक है कि कोई भी आलोचना का अधिकार नहीं है, साफ साफ मैसेज दे दिया पूरी तरीके से अपने ठीक है इन दो गतिविधियों को लाके। उसके बाद से बोला कि देखो राजा का जो हृदय है ना, डरने की बात नहीं है, राजा का जो हृदय है ईश्वर का ठीक है पूरी तरीके से विशेष भंडार है, और इस संबंध में मानव जाति में कोई इसके समान नहीं है, अर्थात हम ही एक यूनिक है, असाधारण है। हम जो बोल रहे हैं साक्षात समझिए कि मेरे अंदर भगवान है, अल्लाह है यहाँ पे, वो कभी गलत नहीं होगा। हम जो भी करेंगे मानव कल्याण के हित में ही करेंगे। देखिए यहाँ पे निरंकुशता को ये हर हाल में बढ़ावा देने की कोशिश करेगा। केवल बोलता है कि देख केवल निरंकुश शासक ही यहाँ पे प्रजा का आज्ञा पालन कर सकती है। देखिए यहाँ पे इसके प्रोपेगेंडा को देखिए कि केवल निरंकुश शासक ही प्रजा का आज्ञा पालन कर सकती है। मैं जितना निरंकुश रहूँगा, जो भी आपकी बातों को ठीक है मैं फॉलो करूँगा, मानूंगा। ईश्वर एक व्यक्ति को सुल्तान का पद इसीलिए प्रदान करता है ताकि वह प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करे और अपने कर्तव्य के प्रति यहाँ पे सजग रहे। अब इन दोनों ही बिंदुओं को मैंने जानबूझ के लिया हुआ है ताकि एग्जाम वगैरह में देखिए कभी कोटेशन के रूप में यहाँ पे दे देता है कि ये ठीक है ये किसके संदर्भ में इन बातों को कहा गया है। तो आप देख पा रहे हैं एकदम साक्षात किस तरीके से जोड़ रहा है। इसको लेके अपने पुत्र बुगरा खां को भी चिताया हुआ था, देखेंगे एक अभियान के दौरान आगे चल के, कि ये बताता है कि देखो सुल्तान का जो पद होता है ना निरंकुश सत्ता का प्रतीक होता है, समझ जाओ। क्योंकि बुगरा खां भी कैसा माना गया है कि कभी ये लगता था कि हम जाके शासक बन जाए, तो उसको पहले ही याद दिला दिया था कि देखो, और वो दूसरा ये भी उसको सिखाने का प्रयास किया था कि देखो आगे चल के तुम अगर शासक बनोगे मेरे जाने के बाद, तो तुमको भी इसी प्रक्रिया को अपनाना होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, राज दरबार के मेंटेनेंस के लिए दिखावटी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा पर बल दे रहा है कि हर हाल में चीज़ होना चाहिए, राजकीय प्रतिष्ठा को बढ़ावा देगा, सम्मान को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, वैभव जितना हमने एक भव्य दरबार एक होता है ना एकदम बनावटी दिखावटी में, इस बलबन का कोई साना नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और ये सिर्फ इसीलिए कर रहा है ताकि सुल्तान की पद की गरिमा पूरी तरीके से बने रहे। मान मर्यादा हो गया, आचार व्यवहार हो गया, इन सारे चीज़ों में कोई कमी नहीं करेगा। इसके अंतर्गत आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वह साधारण व्यक्ति से नहीं बात करता था, केवल वजीर से बात करता था, अर्थात नीचे के लोगों से बात करने वाले नहीं है, छोटे मोटे जो मंत्री हो गए कोई नहीं। इसको चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इल्तुतमिश ने क्या किया था, याद करिए, न्याय का घंटा बनवाया हुआ था। कोई इस प्रकार की गतिविधियाँ नहीं कि भाई नॉर्मल सिंपल लोगों से हम बात ही नहीं करेंगे। इतना अपने आप को ये ठीक है हाई लेवल पे लेके जा रहा है। इसके विशाल काय अंगरक्षक, मतलब जब ये एंट्री करता था एकदम नंगा, एकदम बॉडी बिल्डर लोग चमचमाती तलवार के लेके ठीक है जिल्ले इलाही करके आ रहे हैं। तो आपको इस भाव को समझना होगा, उस बलवन के रुतबे को समझना होगा। और ईरानी फारसी प्रथाओं की शुरुआत किया, क्योंकि बार बार अपना संबंध उन ईरानी शासकों से जोड़ने का प्रयास करता था। तो जो भी उनके द्वारा चलाया गया, जैसे सिजदा, वहाँ पे घुटने पर बैठकर ठीक है सुर झुकाना, अर्थात जो भी आएगा होता है ना, मतलब जज के सामने हम लोग जाके बोलते हैं, वकील जाके बोलेगा मे लॉर्ड सर, कुछ उसी टाइप का यहाँ पे होना चाहिए कि घुटने पर बैठ कर, देखिए घुटने पर बैठ के पूरी तरीके से सिर को क्या करना है, झुकाना है, अर्थात साक्षात आप ईश्वर के रूप हैं। पायबोस लाया कि सुल्तान का चरण भी चुम्बन करना है। सोचिए सुल्तान का चरण चुम्बन करना है। तो ये बार बार पूछा जाता है कि सिजदा का मतलब क्या होता है, पाबोस का मतलब क्या होता है। बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रहेगा, अब रटते रहेंगे तो फील नहीं आएगा। अब यहाँ पढ़ रहे क्यों लाया ऐसा, तो ये चीज़ आपको भूलेगा नहीं। इसके अलावा देखिए नाच गान, नृत्य, संगीत, मदपान, मैंने अल्कोहलिक चीज़ों पे हंसी मजाक, छोटे अमीर आदि से मिलना बंद, ठीक है एकदम सब बंद करवा दिया। स्वयं गंभीर मुद्रा में रहता था, जब आता था एकदम समझ रहे हैं चमचमाती तलवारों के बीच, इसके अंगरक्षकों के बीच, लेकिन दरबार में आते किसी भी प्रकार का होता है ना, कभी कभी माहौल बना देना कि थोड़ा कुछ जोक हो जाए, हंसी माहौल का ठीक है इन्वायरमेंट हो जाए, इससे कुछ भी नहीं था इसके समय। देख पा रहे हैं छोटे अमीरों आदि से मिलना बंद, किसी भी प्रकार का नहीं, स्वयं गंभीर मुद्रा में रहता था। सोचिए कितना स्ट्रिक्ट
व्यक्ति ये धीरे धीरे बलवान बनता चला गया। ईरानी त्यौहार शुरू किया नवरोज। नवरोज का मतलब होता है ठीक है प्रकृति प्रेम के रूप में इसको मनाना आरंभ किया। तो बार बार ये प्रश्न पूछता है कि नवरोज किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो बलबन के द्वारा ही प्रारंभ किया गया। सुल्तान की प्रतिष्ठा बिल्कुल ही अब एक देखिए सिंपलाइज रूप में अब इस प्रकार की गतिविधियों से लैस है, तो भय और आतंक का माहौल बन गया। मजाल नहीं था कि कोई इसके समकक्ष यहाँ पे खड़ा हो पाए। देख पा रहे शाही वंशज कुलीनता पर बल दिया, इस पर भी दावा करता है। स्वयं दास था लेकिन अपने वंश को ठीक है, अब उसका जो बीता हुआ जो काल था, अपनी ठीक है बीती हुई पीढ़ी थी, उस चीज़ को कभी ध्यान रखिएगा, उसको हमेशा चाहता था कि ख़त्म हो जाए, भूल जाए। स्वयं दास था लेकिन उसने खुद बोला हुआ कि देखो जब भी मैं किसी निम्न कुल व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी भौहें तन जाती है, मेरी नाड़ियों में ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है और स्वतः मेरी हाथें तलवार पे चली जाती है। अर्थात जब भी समझ रहे हैं ना, दासों को मैं देखता हूँ, निम्न कुल के लोगों को देखता हूँ तो उनको भाई काटने मारने का मन करता है, क्योंकि उसका अपना बीता हुआ दिन आ जाता होगा। देखिए मंगोलों के द्वारा ही बेचारा शुरू में ही दास बना लिया गया था, तो लेकिन अपने उस ठीक है बीते हुए कल को उसको मिटाना चाहता है। स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित ठीक है, और वहीं अफरसियाब वंश से जोड़ने का प्रसार करेगा, मतलब यहाँ पे कनेक्ट करने का कोशिश करेगा प्राचीन ईरान के वंश से। अभी क्यों कर रहा है? ताकि लोग समझे कि भाई देखो हम कितना योग्य व्यक्ति हैं, किस शासन से बिलोंग करते हैं, तुमको हमारी बातों को मानना होगा। यहीं पे देखते रहें, जब भी मैं किसी नीच कुल के व्यक्ति को देखता हूँ, मैंने बताया कि मेरी भौहें तन जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और मेरा जो हाथ है स्वतः ऑटोमेटिक तलवार पे चला जाता है कि उसका गर्दन में काट दूँ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रक्त एवं लौ की नीति अपनाया। ये भी बहुत ही जबरदस्त नीति है बलबन का। रक्त एवं लौ की नीति याद आ रहा होगा आपको, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो बलबन ने बिस्मार्क के द्वारा भी कभी अपनाया गया था रक्त एवं लौ की नीति। तो पूछ देगा कि ठीक है रक्त एवं लौ की नीति किन किन शासकों के द्वारा अपनाया गया था, उसमें बिस्मार्क भी दे देगा, बलबन भी दे देगा, तो ध्यान रखिएगा। रक्त एवं लौ की नीति यहाँ पे बर्बर दमन, माने जो भी अपना विरोधी है उनको काटो मारो, किसी भी प्रकार का उनको फन उठाने का मौका नहीं मिलेगा। और देखिए शासक है, अब इस मूड पे आ गया तो मजाल है कि कोई इसके सामने खड़ा हो पाए। निष्पक्ष न्याय पे बहुत अधिक भरोसा मैंने जाना जाता है, निष्पक्ष न्याय को लेके अपने सगे संबंधियों और अमीरों के प्रति बिल्कुल ही कठोरता का भाव अपनाया कि न्याय पे इसने बहुत अधिक जोर दिया है। किसने? बलबन ने। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो एक हो जाएगा प्रजा, ईश्वर, शासक, तीनों पे ही ध्यान रखिएगा कनेक्ट बनाने की कोशिश करेगा। अब तीनों पे देखिए कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है एक व्यक्ति के रूप में, तो प्रजा और शासक तो ठीक है, लेकिन ईश्वर से भी अपने आप को जोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी की स्थिति यहाँ पे बन रही है। इस चीज़ को आपको समझने का प्रयास करना है कि बार बार ठीक है ना अपनी कुलीनता को स्थापित करने के लिए, अपनी निरंकुशता को स्थापित करने के लिए ये ईश्वर का सहारा ले रहा है। देखिए नेक्स्ट अब बलबन के प्रशासनिक सुधार, क्या क्या है प्रशासन में सुधार करता है, थोड़ा सा इसको देखने का प्रयास करिए। सेना का गठन, किसी भी राज्य का ठीक है सेना जो है देखिए बहुत मायने रखता है। देखिए म्यांमार में क्या हुआ, वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार को हटाते हुए सेना का कंट्रोल हो गया। अभी भी पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली वहाँ पे भी सेना का ही कंट्रोल होता है। तो सेना पे ध्यान रखिएगा, कंट्रोल करना किसी भी योग्य शासक का काफ़ी यहाँ पे कूटनीतिक कुशलता मानी जाती है। जितना शासक कुशल होगा अपनी सैनिक गतिविधियों को उतनी अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करेगा। देखिए क्या कर रहा है, आंतरिक विद्रोह और मंगोल आक्रमण को दबाने के लिए इसको समझ में आ गया कि भाई सेना का पुनर्गठन करना बहुत ज़रूरी है, सेना को मोटिवेशनल करना बहुत ज़रूरी है। और इसी संदर्भ में देखेंगे तो दीवाने आरिज एक डिपार्टमेंट बनाएगा। बार बार इसी को पूछा जाता है एग्जाम में, दीवाने आरिज अर्थात सेना मंत्री सेना डिपार्टमेंट वाला था पहला जो बनाया, ठीक है उस व्यक्ति का नाम है इमादुल मुल्क को इसने बनाया। अराज विभाग का यहाँ पे मुख्य कार्य था, यही है आरिज देख रहे हैं ना, यहाँ पे दीवाने आरिज सेना मंत्री होता था और आरिज है यहाँ पे अराज विभाग, ठीक है सैनिक डिपार्टमेंट होता था। मुख्य कार्य होता था जैसे सेना भर्ती करना, और ऐसे नहीं कि लंद फंद किसी को बिठा के ले आए, योग्य सैनिकों को भर्ती करना, नौजवान सैनिकों की भर्ती करना, अनुभवी हो, राजभक्त हो, लगना चाहिए कि भाई ठीक है कि काफिर मारना है पूरी तरीके से, दिल्ली सल्तनत के अधीन ही यहाँ पे रख के सब काम करवाने का प्रयास कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे अस्त्र शस्त्र से सुजादित, मतलब इस पे भी बल दिया कि भाई ये तो रहना जरूरी है। वेतन में वृद्धि किया, जब तक सैनिकों को वेतन नहीं मिलेगा उनके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा। और सैनिक अभ्यास भी शुरू किया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा,
पूरी तरीके से सैनिक अभ्यास के तहत लगता था कि अगर बैठे रहेंगे सैनिक खा पी के तो पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाएंगे, उनमें रणनीति को कुशलता, वो चपलता नहीं रहेगी, वो तेज नहीं रहेगा। तो ये सैनिक अभ्यास पे बल दिया और बोला कि देखो युद्ध हो तो आम नागरिकों को भी किसी तरीके से, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पहले क्या होता था कि युद्ध होता था तो सैनिक भीड़ में जाते थे तो आम लोगों के घरों को, फसलों को नष्ट करते हुए निकल जाते थे। बाकायदा वार्निंग देता है कि देखो अनुशासन, डिसिप्लिन तुम्हारे लिए बहुत यहाँ पे जरूरी है। देख पर एक केंद्रीय प्रशासन को सुदृढ़ करना, केंद्रीकरण पर बल देना, हर प्रकार से शक्ति का केंद्रीकरण अपने आप को, ठीक है, स्टेबलाइज करना चाह रहा है। तो इसमें थोड़ा सा इल्तुतमिश से आपको डिफरेंट आएगा, जहाँ इल्तुतमिश ने चालीसा दल को रखा हुआ था लेकिन पूरा उसे अंडर कंट्रोल में था, लेकिन ये अब इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल केंद्रीकृत व्यवस्था पे बल देगा। जैसे कि इक़्तिदारों में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ख्वाजा नामक एक अधिकारी नियुक्त किया कि भाई एक जो ख्वाजा नामक अधिकारी क्या होगा, तो इन इक़्तिदारों को देखेगा कि भाई सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मैंने बताया था कि दो टाइप के इक़्तिदार होते थे, ठीक है, एक तो बड़े इक़्तिदार होते थे, एक छोटे इक़्तिदार होते थे। तो बड़े इक़्तिदार जिनको, ठीक है, वेतन के तौर पे भूमि वगैरह यहाँ पे दिया जाता था, एक बहुत बड़ा एरिया में शासकों का, ठीक है, जो भी आदेश था, प्रशासनिक नीतियाँ था, लॉ एंड ऑर्डर था, सारा चीज़ को मेंटेन करना होता था। छोटे इक़्तिदारों के पास कुछ सैनिक भी होते थे, उन सैनिकों में देखेंगे ना तो धीरे धीरे सैनिकों का सिम्बोलाइज रूप में यहाँ पे देने का प्रयास किया जाता था। कुछ यहाँ पे कुछ झंडा टाइप का हो गया, घोड़ों में कुछ सिंबॉलिक प्रतीक के रूप में यहाँ पे दिया जाता था कि ताकि घोड़ा अदल बदल करके लोग सैलरी ना उठा ले। होगा ना यहाँ पे, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कई सारे इक़्तिदार हैं, अब कई सारे इक़्तिदार के पास, मान लीजिए ये इसके पास 10 घोड़ा, इसके पास 10 घोड़ा, इसके पास 10 घोड़ा, इसके पास 10 घोड़ा है। अगर इन घोड़ों का कोई प्रतीक नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ, ठीक है, आगे आगे ये मुगल बहुत अच्छे से लागू कर रहेंगे, दाग हुलिया प्रथा टाइप का। तो इसमें देखेंगे कि इस एक एक घोड़ा में कुछ न कुछ इसी टाइप का सिंबॉलिक आकार दे दिया जाता था ताकि घोड़ों का मिक्स नहीं हो। इसके पास 10 है तो बस यूनिक हो, इसके भी पास 10 है तो यूनिक हो, कुछ इसी टाइप का था यहाँ पे। देख पा रहे हैं यहाँ पे वजीर सैनिक को, देखिए वजीर को सैनिक और आर्थिक सलाहकार का पूरे तरीके से वापस ले लिया कि नहीं भाई वजीर हो लेकिन तुम्हारी शक्ति को कम किया जा रहा है। इतना बड़ा सैनिक और आर्थिक सलाहकार के रूप में इसको, ठीक है, हटा दिया गया। मैंने हटा नहीं दिएगा, उसकी शक्ति को कम कर दिया गया कि इस मामले में अब तुम सुनवाई नहीं कर सकते हो। देखिए गुप्तचर विभाग का गठन, अब ये दिल्ली सल्तनत में आपको पहली बार देखने के लिए मिलेगा, पहली बार बलबन के द्वारा, कि शासन की सफलता का तो मुख्य आधार यही था, गुप्तचर विभाग। अब इसको मुगल लोग देखेंगे ना, अकबर वगैरह के समय में बड़ा अच्छे तरीके से इसको सब लागू करेगा। शुरुआत तो यहाँ पे हो ही गया मुस्लिमों के द्वारा। तो शासन की सफलता का जो मुख्य आधार था ये गुप्तचर विभाग ही था, क्योंकि पहली बार गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई और गुप्तचर अधिकारी यहाँ पे बरीद कहलाते थे, ध्यान रखिएगा, बरीद। और गुप्तचर जो विभाग होता था, ठीक है, बरीद ए मुमलिक कहलाता था और इसकी नियुक्ति स्वयं देखिए बलबन कर रहा था, ताकि इसमें वैसे ही लोग आ पाए जो बलबन के पूरी तरीके से, मैंने होता है ना भक्त टाइप के, यहाँ पे लोगों को बलबन की ज़रूरत थी कि जो कहे वो माने, और विरोधी और प्रजा की प्रतिक्रिया को जानने के लिए, क्योंकि शासन प्रशासन को चलाने के लिए ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि कौन मेरे विरोधी है, प्रजा की प्रतिक्रिया क्या है शासक के प्रति। इसीलिए उनको दो काम दिया इस गुप्तचर विभाग को, कि पहला तो तुम्हारा काम है कि जो भी सामंत है, इक़्तिदार हैं, उनकी गतिविधियों पर पूरी तरीके से तुमको निगरानी करना है, कौन मेरे खिलाफ है, कौन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि इनके द्वारा, इन समतों के द्वारा आम लोगों को बहुत अधिक परेशान किया जाता था। तो सब चीज़ तुमको देखना है। दूसरा काम दिया कि जो भी डेली, ध्यान रखिएगा, डेली के डेली जो महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है उसकी जानकारी भी तुम्हें देना है हमें आके। तो कुछ इस टाइप का, बिल्कुल एक, समझ रहे हैं ना, मैंने एक IT सेल पूरी तरीके से आप देखेंगे तो इस गुप्तचर विभाग के अंतर्गत बलबन के द्वारा गठन करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा तुर्कान चहलगामी का दमन, इसको लग रहा था कि जब तक इसको ख़त्म नहीं करेंगे हमारी प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पाएगी, और हम लोग देख ही तो रहे हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ कर रहा है। तो इल्तुतमिश के द्वारा जिस चालीसा दल को लाया गया था, बड़ा नज़दीक से बलबन जानता था उस चालीसा दल को, क्योंकि शासक बनने से पूर्व इस गुट का बलबन भी सदस्य रह चुका था, कैसे कार्य करता है उसको भी समझ में आ रहा था। इसीलिए ये समझ रहा था कि देखो सुल्तान की प्रतिष्ठा और उसके वंश की सुरक्षा तो इस तुर्कान चहलगामी पे थी, मैंने उसी के कंधों पे थी, लेकिन जैसे ही अगर अयोग्य शासक आ रहा है तो तुर्कान चहलगामी के लोग जो हैं अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अगर हमको निरंकुश बनना है तो इनका ख़त्म करना
बहुत ज़रूरी है। और साथ में देख रहा है कि अन्य तुर्कों को महत्वपूर्ण पद देकर सरदारों को मैंने 40 सरदारों के समकक्ष यहाँ पे खड़ा किया कि नहीं, इनकी शक्ति का विकेंद्रित करना बहुत ज़रूरी है। जैसे याद आ रहा होगा कि मैंने रजियक पढ़ाया हुआ था, तो उसमें कुछ गैर तुर्क लोगों को उसने ठीक है अच्छा प्रमोशन किया हुआ था, अच्छा नियुक्ति किया हुआ था, अच्छा अच्छा पद दिया था, जिससे तुर्क लोग नाराज हो गए थे। याक्रूत का नाम आपको याद होगा कि एक अबिसिनियाई जो अफ्रीका का व्यक्ति होते हुए भी ठीक है उसका अस्तबल डिपार्टमेंट का घोड़ा वाला डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था। तो शक्ति का विकेंद्रीकरण के तहत देखिए ये बलबन भी वही चीज़ कर रहा है जो रजिया सुल्तान ने किया हुआ था। 40 गुट के सदस्यों को साधारण अपराधों के लिए कठोर दंड दिया गया। ये नॉर्मल काम के लिए देखिए क्या कर रहा है। बदायूं का जो इक़्तिदार था मलिक बकबक को, इसको लगा कि इनकी शक्ति को कम करना, डराना धमकाना बहुत ज़रूरी है। इसको मलिक बकबक को भेजेगा बंगाल अभियान के लिए, बेचारा हार के आ जाएगा। सॉरी, मलिक बकबक क्या किया हुआ था, ध्यान रखिएगा, सॉरी ये नहीं है। मलिक बकबक क्या किया था, तो आम लोगों को बीच सरेआम आप समझ सकते हैं भरी सभा में कोड़े मरवाया था। इसको भी वैसे ही करवाएगा, इसको सबक सिखाने के लिए। देखो आम जनता को कुछ करना नहीं है, मलिक बकबक को भी बीच सभा में कोड़े लगवाया। अवध का इक़्तिदार था हैबात खां को कि अवध से भेजा हुआ था उसको बंगाल का विद्रोह दबाने के लिए, आया हार के आ गया तुगरिल खां से। अब आया तो इतना गुस्सा हो गया कि उसको देखिए मार दिया, और मार के उसका जो गर्दन काट के अयोध्या के फाटक पर लटका दिया। तो इससे क्या मैसेज जा रहा है, एक को काटेंगे तो बाकी सब अपने आप ठीक है उस पर मैसेज पहुंच जाएगा कि शासक अयोग्य नहीं बल्कि योग्य आ गया है, निरंकुश शासक आ गया है। इससे दबदबा बना रहेगा। और ये शेर खां जो है ना उसका कजन है, ध्यान रखिएगा, चचेरा भाई है, ये भी बहुत योग्य हुआ करता था। इसकी योग्यता से जल के देखिए बलबन इसको 20 देकर यहाँ पे मरवा डाला। अब इससे आप समझ सकते हैं कि अपना निरंकुशता को स्थापित करने के लिए किसी भी लेवल तक यहाँ पे जा सकता है। इक्ताओं का पुनर्ग्रहण किया। दोआब के क्षेत्रों में देखेंगे वहीं गंगा यमुना के बीच के क्षेत्रों में तो इक़्तिदार अव्यवस्था का लाभ उठा के बहुत सारे यहाँ पे स्वतंत्र हो चुके थे। स्वतंत्र मतलब तरीके से अपना बिहेव कर रहे थे बाकायदा वहाँ पे ठीक है। कुछ जो वृद्ध जो हो चुके थे, जो सैनिक सेवा के योग्य नहीं थे, गया भाई उनके पास ठीक है, बोला कि देखो जो भी वृद्ध और दुर्बल लोग हैं उनको 20 से 30 टन का हम पेंशन दे रहे हैं, जो भी तुम्हारी जो इक़्तिदारी है हमारे अंडर कंट्रोल में कर दो। अब इससे क्या होगा कि राजकीय खजाना भरेगा, क्योंकि इक़्तिदारों की संख्या बढ़ेगी, पूरा पूरा उन इक़्तिदारों में इसका पूरी तरीके से कंट्रोल आ जाएगा। और जो योग्य वगैरह थे यहाँ पे तो उनको सैनिक वगैरह में ध्यान रखिएगा, पुनः इसने बलबन के द्वारा उसको शामिल कर लिया गया। तो अब समझ रहे हैं ना कि इक़्तिदारों का पुनर्ग्रहण माने इसको समझिए कि पूरी तरीके से लिल गया, मतलब घोट गया कि अब तुमको हमारे अधीन ही रहना है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए आंतरिक विद्रोह का कैसे दमन करेगा। तो सम्राट पद की जब प्रतिष्ठा स्थापित होगी, केंद्रीय प्रशासन जब सुसंगठित तरीके से चलने लगा, होता है ना मैंने एक ही समय में आप सारी समस्याओं से पार नहीं पा सकते हैं। आपके लाइफ में भी अगर उस तरह की कोई समस्या है तो आप बनाइए कि हमको प्रायोरिटी पहले किसको देना है, कि पहले हमें नंबर 1 नंबर 2 प्रायोरिटी दीजिए, कि पहले इसको ख़त्म करिए। एक साथ ख़त्म करने के चक्कर में आप अपने आप को ही ख़त्म कर लेंगे, तो ये बहुत बहुत बड़ी समस्या है। देखिए बलबन वही किया कि अपने सम्राट पद की प्रतिष्ठा स्थापित कर लिया, केंद्रीय प्रशासन को संगठित कर लिया। अब बोला कि भाई देखो गिन गिन के हिसाब लेंगे। देखिए क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। दिल्ली में जैसे कि मेवाती लूटपाट और आतंक यहाँ पे छाया हुआ था, गया अपने सैनिकों को भेजा, गिन गिन के चुन चुन के मारा गया। और बाकायदा वहाँ पे मैनेजमेंट करने के लिए देखिए वहाँ पे सैनिक छावनी यहाँ पे सैनिक छावनी यहाँ पे बनवा दिया कि अब करके दिखाओ। दूसरा है यहाँ पे दोआब में सुल्तान को सत्ता को निरंतर चुनौती मिल रही थी। यहाँ पे गया तो दोआब में पता है आपको कि ठीक है किस प्रकार से इक़्तिदार का ही पुनर्ग्रहण कर लिया। अब वो चैलेंज भी खत्म हो गया। अवध में ध्यान रखिएगा जो व्यापारिक जो मार्ग था ना वहाँ पे बहुत अधिक लूटपाट यहाँ पे होता था, पता ही नहीं चलता था कि कौन लुटेरा है। ठीक है, लोग जंगलों में जाकर छिप जाते थे। तो अवध का जो क्षेत्र है वही ठीक है गंगा वाला, तो पहले काफ़ी इन एरिया में देखेंगे जंगल हुआ करता था, जो कि मैदानी भाग है, शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं वैदिक काल से ही। तो इन बिहार और यूपी बंगाल तक एरिया में काफ़ी घना जंगल हुआ करता था, मैदानी भाग है। लेकिन उन जंगलों को सब काट दिया गया, पूरा पूरा मैदान बना लिया गया। आज वर्तमान में ज़बरदस्त तरीके से इन क्षेत्रों में कृषि की जाती है। तो यही है अवध का व्यापारिक मार्ग, वहाँ जंगल साफ करवा दिया, अपने विद्रोहियों का ज़बरदस्त तरीके से दमन किया। कटेहर जिसको रुहेलखंड बोला जाता है, वहाँ पे भी यही सेम सिचुएशन था, वहाँ पे सड़क बनवाया।
सैन्य चौकी वहाँ भी स्थापित किया। मैंने जहाँ जहाँ इसको चैलेंज मिल रहा है, जुद पर्वतमाला, ठीक है, साल्ट रेंज है वर्तमान में पाकिस्तान के इलाका में, वहाँ पे भी गया। जो खोखर जनजाति सब देखेंगे, ये सब पीछा ही नहीं छोड़ता है सब। तो वहाँ पे उनका दमन किया और वहाँ से माना गया कितना घोड़े प्राप्त किया था कि घोड़े की वैल्यू काफ़ी 10 टका 20 टका यहाँ पे हो चुका था। एक एक घोड़े की टंग, मतलब इतना बड़ी मात्रा में वहाँ से इस जुद्ध पर्वतमाला माने जुद्ध अभियान के दौरान इसको मिला। तो पूछ देगा कि घोड़े बलबन को कब मिला, तो इस जुद्ध, ठीक है, अभियान के द्वारा जुद्ध पर्वतमाला भी है, ध्यान रखिएगा। बंगाल सबसे बड़ा चैलेंज इसके लिए साबित हुआ। तुगरिल खां का विद्रोह हो रहा था। तुगरिल खां, ध्यान रखिएगा, एक दास था। अब एक देख पा रहे हैं यही दास है। दास होते हुए अपने आप को, और बनाया कौन नहीं था, ध्यान रखिएगा, उसको इक़्तिदार बनाया था बंगाल को, ठीक है, बंगाल के इक़्तिदार तुगरिल खान को बलबन ही बनाया हुआ था, लेकिन अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। कोई भी विश्वास पात्र यहाँ पे नहीं होता है, इस चीज़ को समझना है आपको, ठीक है। जैसे किसी को भी मौका मिलता है, मौका पे चौका जरूर मारता है। अपने नाम का सिक्का और खुद बचलवाया, देखिए यहाँ पे अपने नाम का सिक्का, और ऐसा कौन कर सकता था, तो ऐसा वही कर सकता था जो बिल्कुल यहाँ पे स्वतंत्र शासक हो। खुतबा मैंने बताया हुआ था, ठीक है, कि अल्लाह और अल्लाह पैगंबर के बाद से जो तीसरा जो नंबर है इसी शासक का ही होगा। तो कोई कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। भेजा अपने पुत्र को, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यही था पुत्र बुगरा खां को, गया और वहाँ के अभियान का सफलतापूर्वक, ठीक है, उसका दमन किया, उसका अभियान सफल हुआ। और उसके जगह पे अब देखिए मस्त होके अब लगा कि चलो भाई, अपने पुत्र बुगरा खां को, ध्यान रखिएगा, अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का आप कह सकते हैं कि सूबेदार के रूप में नियुक्त कर दिया। ये भी मामला शांत हो गया। अब देखिए यहाँ पे मंगोलों की समस्या, इस समय तक मैंने बताया था बिल्कुल सब ब्यास नदी तक आ गया था। तो मंगोल समस्या और पश्चिम उत्तर प्रांत की समस्या, इसको ठीक करने के लिए वो बाकायदा लाहौर आएगा, पाकिस्तान में जाएगा और किलों को सुदृढ़ करवाएगा, ध्यान रखिएगा। कतार बनवाई कि भाई अगर मंगोलों से सुरक्षा करना है तो हमें इन गतिविधियों को अपनाना होगा। और वहाँ पे एक सिरी शहर, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, सिरी शहर वहाँ पे बसाया, बड़ी संख्या में सेना भी रखी, जितने भी योग्य होते हैं ना, अगर वो उत्तर पश्चिम का मोर्चा अगर कमजोर है तो वहाँ पे अपने योग्य सैनिकों की भर्ती करो। और योग्य और साहसी सरदारों की नियुक्त किया, जिसमें शेर खां खनकार काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। शेर खां खनकार को लेकर बोला जाता है कि इतना योग्य था कि इसके नाम से मंगोल भी कांपते थे। तो आप समझ सकते हैं, लेकिन आपको पता है इसको मरवा दिया। उत्तर पश्चिम सीमा को दो बराबर भागों में यहाँ पे कुल मिला के बांट दिया। उत्तर पश्चिम माने एक हो जाएगा कि बिल्कुल पाकिस्तान वाला एरिया, और एक हो जाएगा पाकिस्तान और भारत का वर्तमान में वो वाला एरिया। तो देख पा रहे लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर, ये अपने बड़े पुत्र शहजादा को दिया। अब अर्थात ये और अफगानिस्तान के तरफ के क्षेत्रों का है। तो यहीं पे देखेंगे ना, सबसे पहले आएगा तो सब मंगोल सब तो यहीं पे आएगा, और उसके फिर बाद से भारत और पाकिस्तान में जो जो पंजाब वाला जो एरिया है, इसके सीमावर्ती इलाका में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो अपने छोटे पुत्र को देगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे सुना समाना, और उसका क्षेत्र बुगरा खां को देगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बड़ा पुत्र जो शहजादा मारा है ना, मोहम्मद जो मारा है, बहुत ही साहित्यिक प्रेमी व्यक्ति था, और ये प्रश्रय दिया हुआ था किसको, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अमीर खुसरो को प्रश्रय दिया हुआ था। अमीर खुसरो इसी के अंडर कंट्रोल में इस बलबनी वंश में कार्य कर रहा था। अर्थात कह सकते हैं काफ़ी अमीर खुसरो, समझ रहे हैं ना, तूतीय हिंद जिसको बोला जाता है, बड़ा फेमस नाम है। तो ध्यान रखिएगा इस समय इसी के अंडर कंट्रोल में था। इसीलिए जब मर गया बेचारा, ठीक है, ये बड़ा पुत्र जो शहजादा मोहम्मद योग्य पुत्र था, जैसे इल्तुतमिश का योग्य पुत्र था ना, आपको याद होगा, वैसे ही ये भी योग्य पुत्र था। तो इसको बाकायदा देखिए शहीद आजम की, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उपाधि भी दिया गया इस बलबन के द्वारा। दूसरा यही है, अयोग्य पुत्र ही माना जाता है, छोटा पुत्र बुगरा खां। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में बलबन के अंतिम दिन, और इसकी बेचारा मृत्यु हो गई। अत्यधिक मतलब बूढ़ा हो चुका था, लगभग 70 साल प्लस हो चुका था, कब तक जिंदा रहेगा। पुत्र इधर इसके शहजादा मोहम्मद की मृत्यु भी हो गई। एक बूढ़े व्यक्ति का दुनिया में सबसे बड़ा जो दुख, समझ रहे हैं, एक पुत्र की मृत्यु से कुछ नहीं हो सकता है। तो इसकी भी यहाँ पे मृत्यु हो गई। दूसरा पुत्र यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बुगरा खां बड़ा ही विलासी था। ऐसा माना जाता है कि बुलाया हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अपने अंतिम दिनों में इस बुगरा खां को बुलाया बंगाल से कि वापस आओ और दिल्ली की, ठीक है, सल्तनत को संभालो, राजगद्दी को संभालो। बुगरा खां आया भी, लेकिन ठीक है टिक नहीं पाया। इसको लगा कि हम बंगाल से ही संतुष्ट हैं, पुनः यह वापस चला गया। सबसे बड़ा चैलेंज था, ध्यान रखिएगा। इसी क्रम में देखेंगे तो अपने अंतिम दिनों में
अपने मृत्यु से पहले दिल्ली का कोतवाल उस समय, ठीक है, हो ये नाम पूछता है इसलिए मैंने दिया हुआ है, गुलकुल क्वारा, ख्वाजा हसन बसरी और अन्य अधिकारियों को बुलाया कि भाई हमारे जाने के बाद से पुनः उत्तराधिकारी को लेकर कोई समस्या नहीं आए। इसीलिए जो जो उस समय योग्य जो व्यक्ति हुआ करते थे सबका एक मीटिंग बुलाया। और शहजादा मोहम्मद का जो बड़ा जो पुत्र था के खुसरो, मैंने शुरू में बताया था आपको कि कै खुसरो को यहाँ पे उत्तराधिकारी नियुक्त किया कि देखो मेरे जाने के बाद कोई हल्ला नहीं मचना चाहिए, आराम से, ठीक है, कै खुसरो को दिल्ली का राजगद्दी को यहाँ पे दे देना है। या अब यही है ना कि वंश परंपरा को कोई शासक छोड़ना नहीं चाहता है। अब वो बहुत बड़ा नहीं है, 17-18 साल का, आप समझ रहे हैं, एक व्यक्ति है, मतलब एक लड़का है, व्यक्ति नहीं लड़का है। 1287 में देखिए यहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई। अब इसका जो कब्रगाह है देखेंगे वर्तमान में कुतुब मीनार के पीछे, ठीक है, उसको दफनाया गया है, जिसको बोला गया दारुल अमन यानी इंसाफ का दरवाज़ा बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि बलबन, ठीक है, जब उसकी मृत्यु नहीं हुई थी तो इस जगह पे बार बार जाता था। और इस जगह पे जब जाता था तो कोई व्यक्ति अगर वहाँ पे चला जाता था तो अपना कुछ भी, समझ रहे हैं ना, बलबन से कुछ भी मांग ले तो बलबन उसको दे देता था कि हम भाई इतना कर्ज में डूबे हुए, तो बलबन बोलता था कि तथास्तु, कोई दिक्कत नहीं, सारा कर्ज हम चुका देंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंसाफ का दरवाज़ा ही बोला गया है। और अभी तक ये, ठीक है, माइत सी है, बोला जाता है कि इन कब्रों से आवाज़ आती है। खैर चलिए, 40 दिन तक जब ये मरा तो उसकी मृत्यु का शोक मनाया गया। जो भी अमीर वगैरह थे, संबंध वगैरह थे, ठीक है, सब समझ रहे हैं, मतलब छाती पीट पीट के सब रोया, जमीन पर सोया सब। तो ये सब भी पूछा जाता है कि किसके समय ये सब किया गया। चलिए नेक्स्ट, बलबन के उत्तराधिकारी। अब आ गया कौन? कै खुसरो आ गया। ध्यान रखिएगा, कै खुसरो। और यहाँ पे अब पुनः देखेंगे तो धीरे धीरे जो भी योग्य अधिकारी होंगे अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करेंगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है दिल्ली का जो कोतवाल है यहाँ पे फखरुद्दीन मोहम्मद, वही षड्यंत्र रखा कि चलो भाई बच्चा है, इसको मुल्तान भेज दिया। ध्यान रखिएगा, मुल्तान का सूबेदारी भेज दिया। अब देखिए क्या हो रहा, बुखरा खां के पुत्र, ठीक है, और कैकुदाबाद को सुल्तान बनाया गया। कै खुसरो को भेज दिएगा, ध्यान रखिएगा, कै खुसरो को यहाँ पे भेज दिया कि जाओ, तुम कहाँ जाओ, मुल्तान जाओ, वहाँ अपना सूबेदारी संभालो अपना। और उसके जगह पे बुखरा खां का पुत्र, ध्यान से सुनिए, बड़ा कन्फ्यूजन करता है, कैकुदाबाद के पुत्र को सुल्तान बनाया गया। अर्थात अब दोनों क्या होगा, रिलेशन में भाई भाई होगा। ये बड़े वाला का बेटा है शहजादा मोहम्मद की, और ये बुगरा खां का पुत्र है कैकुदाबाद, क्योंकि बुगरा खां तो चला गया पश्चिम बंगाल की तरफ, वहाँ पे शासन कर रहा है। तो कैकुदाबाद को सुल्तान बनाएगा। अब ये कैकुदाबाद को भी आप देखेंगे तो बहुत, ठीक है, लंबा टाइम पीरियड नहीं है। इसकी परवरिश को लेकर बड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आयु मात्र है 17-18 साल। पालन जो पोषण किया गया था बलबन के कठोर नियंत्रण में किया गया था, और स्ट्रिक्टली, मैंने इतिहासकारों के द्वारा बोला जाता है कि सुल्तान बनने से पहले किसी स्त्री का मुंह नहीं देखा था, कभी शराब नहीं पिया हुआ था। अब आप समझ गए होंगे कि जो फखरुद्दीन मोहम्मद था इसीलिए चाल चला कि इस कै खुसरो को भेज दो भाई, कहाँ, मुल्तान भेज दो, उसका भाई आएगा कैकुदाबाद, वो शासक बनेगा। अब उसकी कमजोरियों को जान रहे थे पूरा, समझ रहे, मैंने उसका एकदम लगा दिया सब, स्त्री मोह माया, शराब नहीं पिया था, ये सब जितना भी निगेटिविटी जो चीज़ें थी जो इनको अपना शासन प्रशासन को चलाने में मतलब सहूलियत प्रदान करता, सब चीज़ को यहाँ पे लगा दिया। सुल्तान को भोग विलासता लाइफ में डुबा दिया। अब वो डूबा रहता था बेचारा। देखिए 3 साल टाइम पीरियड है इसका, और सारा कंट्रोल इसके अंडर कंट्रोल में होता था। अब यही समझना है कि कैकुदाबाद बुगरा खां का पुत्र है। जैसे बुगरा खां को पता चलेगा कि भाई दिल्ली के लोगों ने, फखरुद्दीन मोहम्मद ने हमारे बेटे को एक, ठीक है, मैंने वयस्क भी नहीं हुआ है, पूरी तरीके से भोग विलास में झोंक दिया है। ऐसा माना जाता है कि बुगरा खां आएगा, बंगाल से आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। निजामुद्दीन, ठीक है, दिल्ली शासन के सभी कार्य अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, अब यही माना जाता है कि आके समझाएगा बुगरा खां इस कैकुदाबाद को, देख रहे हैं ना, इस देखिए यहाँ पे, इस कैकुदाबाद को अपने पुत्र को समझाएगा कि देखो सही काम तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे दादाजी, ठीक है, इतना अच्छे से तुम्हारा परवरिश किए हुए हैं, सुधर जाओ, ठीक हो जाओ। माना जाता है कि ठीक है, ठीक हो गया। और उसी के क्रम में ये जो भी स्टेप लिया, पहले समझाया निजामुद्दीन को कि भाई देखो टांग मत अड़ाओ, बाद में कैकुदाबाद ने इसको जहर दे के मरवा दिया। अब इसका फाइनल, अब कैकुदाबाद थोड़ा सा होशियार हो गया है। अब कैकुदाबाद ने समाना से, वर्तमान में पंजाब से, यहीं से आपको ध्यान देना टर्निंग पॉइंट होगा और बलबनी वंश का अंत के कारण बनेगा। मलिक फिरोज खिलजी को, अर्थात जलाउद्दीन खिलजी को बुलाया। ये भी बूढ़ा हो चुका था, और बूढ़ा व्यक्ति समझ रहे हैं ना, सठिया जाता है सब, बुद्धि इसका भी पीछे चला गया था। लेकिन इतना था कि भाई अगर मौका मिलेगा तो चौका हम भी जरूर मानेंगे।
और फिर वही हुआ, देखिए ध्यान रखिएगा, इसको बरन का राज्यपाल बनाया गया और इसको बाकायदा आरिज मुमालिक यहाँ पे नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पद है, देख रहे हैं ना, आरिज सेना वाला जो पद, शाइस्ता खां की इसको उपाधि भी दिया कैकुदाबाद ने। अब कैकुदाबाद को कुछ ही समय बाद इसको लकवा मार गया। अब लकवा मार गया तो अब जलालुद्दीन खिलजी, देख रहे हैं ना, आरिज मुमालिक सेना का हेड हो गया है। अब इसको लगा भाई इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है, लेकिन लकवा मारा था, समझ रहे हैं। अब इसके बेटे को, ध्यान रखिएगा, उसके 3 वर्षीय पुत्र यही है क्यूमर्स को गद्दी पर बिठाया गया। अगला शासन आ गया क्यूमर्स, जलालुद्दीन खिलजी स्वयं इस सुल्तान का अंगरक्षक के रूप में, संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा होगा, लेकिन यही है ना, क्यूमर्स एक छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा क्या कार्य करेगा, उसको तो भाई नाम मात्र का है। ध्यान रखिएगा, क्यूमर्स की हत्या करवा दिया इसने, छोटे बच्चे का, सोचिए राजगद्दी के लिए। यही समस्या है ना, इतिहास पढ़ेंगे तो यही लगेगा कि कोई मानवता रही नहीं गई है। क्यूमर्स एक 3 साल के बच्चे को जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या करवा दिया, और कैकुदाबाद को जो माना गया कि अपने सैनिकों से बोल के उसको, ठीक है, मतलब बाकायदा एक होता है ना, उसको क्या बोलते हैं कि कालीन में लपेट के उसको लगवा मार दिया था बेचारे को, यमुना नदी में फेंकवा दिया। और तब जाके देखिए इसी के साथ इलबारी गुलामी, या फिर जो भी कह लीजिए, गुलाम वंश का पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अब यहीं से आ जाएगा खिलजी वंश की शुरू हो जाएगी। लेकिन इतिहास हमें ये भी सिखाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। इस खिलजी वंश, अर्थात जब खिलजी वंश शुरू होगा, जलालुद्दीन खिलजी जब आएगा यहाँ पे, तो उसका भी अपना दास दमाद, वही जो मूवी आप लोगों ने देखा हुआ पद्मावती, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उसकी भी निःशंस तरीके से हत्या की जाएगी। हत्या करने के बाद उसकी गर्दन से खून टप टप बहेगा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी मानने वाला नहीं होता है और दिल्ली सल्तनत पे अपना पूरी तरीके से, ठीक है, कंट्रोल कर लेता है। तो यही है, देखिए, ठीक है, शासकों की दुनिया में आपको इतिहास में ऐसे पढ़ेंगे तो देखिए आपको रटने की प्रक्रिया से आप बच जाएंगे आसानी से चीज़ें, ठीक है, आपको बहुत हद तक देखेंगे तो सभी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। रटने से आप बचेंगे, इसलिए थोड़ा समय लगता है। एक बार पढ़ लीजिए, फिर से आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी एग्जाम के लिए देखिए पर्याप्त है, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। लेक्चर पसंद आ रहा है तो अपना काम करते रहिए आप लोग। जय हिंद।